जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से यह जो न्यू बुक आप लोग को लॉन्च किया गया है, यहाँ रोशन आनंद सर के द्वारा यह बुक आप लोग को बिहार पुलिस के लिए बहुत ही बेहतर बुक होगा। तो इसको आप लोग मिलता है तो ख़रीद लीजिए, नहीं तो आप लोग को वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए इसमें आपको आज प्रैक्टिस सेट यानी हल प्रश्न पत्र 3 इसमें इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। और यह 2012 से 2023 तक का निचोड़ है, तो यह सच में इसमें निचोड़ है। और बहुत इसमें जो है कि व्याख्या जो किया गया वह बहुत लंबा है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग देखिए, अच्छे से देखिए। और यहाँ पे आप लोग जो टारगेट यहाँ दिया गया है 24 सितंबर, यही टारगेट लेकर के आपको तैयारी करना है। और आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। उन लोगों ने भी कमेंट हमको किया है कि ज्ञान बिंदु सर का बुक स्टार्ट कीजिए, और जबकि हम ऑलरेडी स्टार्ट 2 दिन पहले से ही कर चुके हैं। और इसका PDF आप लोग को हम टेलीग्राम पे 2 दिन के बाद इसका आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, PDF हम सभी का देंगे। जितना भी इसमें हल प्रपत्र दिया गया है सभी का आप लोग को PDF टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग मतलब ज़्यादा घबराइएगा नहीं। अभी आप लोग को 1-2 दिन टाइम लगेगा इस PDF के लिए। तो आप लोग इस वीडियो में हमेशा बना रहिए, कंटिन्यू वीडियो को देखिए आप लोग। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों को कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि लड़का, नगर, कार जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में लड़का हो गया, लड़की हो गया, घर, टेबल, घोड़ा आदि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो यहाँ व्यक्तिवाचक यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम का बोध हो उसे यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, पटना, गाय, घोड़ा, टेबुल, कुर्सी, राम, राधा आदि ये सब हो गया आपको व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक देख लीजिए कि जिससे पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए नदी, सड़क, नगर, मनुष्य, जानवर, फूल, गांव, देश, ये सब हो गया आपको जातिवाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक देख लेते हैं कि जिस शब्द से भाव संबंधी बातों का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, बुढ़ापा, बचपन, प्रेम, यह सब हो गया आपको भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए समूहवाचक, जिस शब्द से पूरे समूह का पता चले उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, सभा, गुच्छा, दर्जन, सैकड़ा, सेना, सेमिनार, कार्यशाला आदि ये सब आपको समूहवाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक देख लेते हैं कि द्रव्यवाचक जिससे द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी हो गया, दही, घी, सोना, लोहा, चांदी आदि हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए प लिखा हुआ है, यानी प व्यंजन का उच्चारण स्थल है। तो प व्यंजन का उच्चारण स्थल आपको क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थल आपको ओष्ठ हो जाएगा, यानी ओठ से यह आवाज़ निकलती है प। तो और आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क यानी क, ख, ग, घ अंग जो है यह कंठ से निकल रहा है, ये कवर्ग कहा जाता है। और यहाँ देखिए चवर्ग जो है, चवर्ग यहाँ पे तालु से होता है, और टवर्ग जो हो गया आपको मूर्धा से यह उच्चारण होता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं त है, तो तवर का आपको दंत से हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि प, फ, ब, भ, म जो है आपको ओठ से यह उच्चारण होता है। आगे देख लेते हैं कि इनमें संज्ञा शब्द है। तो इसमें संज्ञा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, मधुर्य जो है आपको संज्ञा शब्द है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दिए गए विकल्प में मधुर्य यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। अन्य विकल्प ईमानदार, कुटिल तथा स्वस्थ विशेषण है। देखिए भाववाचक संज्ञा यहाँ पे देखिए कि बुढ़ापा, बचपन, ईमानदारी, कुटिलता, मधुरता, मिठास, गरीबी, यह सब आपको भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर। देखिए कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो यह आपको पाणिनि को कहा जाता है, पाणिनि को। आगे यहाँ पे देख लीजिए। देखिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की है। और यहाँ पे देखिए पतंजलि के बारे में, तो महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे। इन्होंने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। पतंजलि ने यहाँ पे देखिए निम्न ग्रंथ लिखे हैं, योग सूत्र लिखे हैं, आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखे हैं, अष्टाध्यायी पर भाष्य
भी लिखे हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कालिदास के बारे में देख लीजिए कि यह संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इनकी रचनाएं देख लीजिए, कुमार संभवम हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा, रघुवंशम हो जाएगा, मेघदूतम, विक्रमो वर्षीय आदि, ये सब कालिदास की कृति है। तुलसीदास को देख लीजिए तो यह भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि थे और इनकी रचना आपको रामचरितमानस हो जाएगा, कवितावली हो जाएगा, गीतावली हो जाएगा और यहाँ पे आपको विनय पत्रिका हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर। देखिए यहाँ पे ईश्रिया, ईश्रिया का सही वर्ण विच्छेद होगा तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। इस जोड़ र जोड़ स जोड़ य जोड़ आ हो जाएगा, ईश्रिया हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है, ऑप्शन डी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर। देखिए कि कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद हैं तो इसमें आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कपी जोड़ ईश और सची जोड़ इंद्र, यानी कपीस यहाँ हो जाएगा और यहाँ सचिंद्र हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है तो इसमें उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो शब्द के अंत में नहीं जुड़ते हैं, उपसर्ग में शब्द से पहले जुड़ते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं उपसर्ग की विशेषताएं। देखिए उपसर्ग में है कि शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और इसमें नया शब्द निर्मित हो जाता है। और प्रत्यय शब्द, देखिए प्रत्यय शब्द में अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं और जो आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। यहाँ देख लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, ये आपको पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पूर्वकालिक क्रिया जब किसी व्यक्ति में 2 क्रियाएं एक साथ प्रस्तुत हुई हो और उसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो तो उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए पुजारी जी ने नहाकर पूजा की, चोर सामान चुरा कर भाग गया और विद्यार्थी ने पुस्तक देखकर उत्तर दिया, वह खाकर सो गया, यह सब आपको पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर का कि फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस नेक्स्ट टाइम वी, तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। यहाँ पे देख लीजिए विल कीप हो जाएगा, बी विल कीप एन आई ऑन योर एन आवर कंपास सो दैट वी डू नॉट लॉस आवर सेंस ऑफ, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन हो जाएगा तो यहाँ ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर देख लीजिए। यहाँ 9 को देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, तो यहाँ हो जाएगा कि दे डिड दियर ड्यूटी, यहाँ पे आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर। देखिए यहाँ पे है कि इफ़ आई, तो यहाँ आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे हैड हो जाएगा। इफ़ आई हैड एनाउथ मनी आई वुड बाई ऑल दिस बुक्स, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 12 नंबर। देखिए कि पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही कौन है ये बताना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी कि माई बुक इज़ हेयर वेयर इज़ योर्स, आपको सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 13 नंबर। देखिए कि चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द सनराइज इन द ईस्ट, यहाँ ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 14 नंबर। देखिए कि द फ्रेज कम एक्रोस मेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपको। देखिए टू मीट और फाइंड बाय चांस। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 15 का है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम एमॉन्ग्स्ट द गिवन अल्टरनेटिव, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे डायरिया हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर के वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी, तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है आपको मनु ने प्रतिपादित किया था। देखिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि मनु का धर्मशास्त्र मनुस्मृति हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है और यह हिंदू समाज और सभ्यता के लोकमान्य स्वरूप को प्रकट करता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए मनुस्मृति में आर्य संस्कृति के चार क्षेत्रों जैसे ब्राह्मणवर्त, महर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है और मनुस्मृति में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। देखिए महर्षि विश्वामित्र के बारे में देख लेते हैं। यह आपको विश्वामित्र पुरुवंशी महाराज गांधी के पुत्र
गाधी के पुत्र थे और इसका संबंध रामायण काल से था और इन्होंने ही ऋग्वेद के तृतीय मंडल यानी 62वें सूक्त की रचना की थी और वे धनुर्विद्या में पारंगत थे। यहाँ देखते हैं महर्षि जो हो गया वाल्मीकि के बारे में। वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि और हिंदुओं के आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं और महर्षि कश्यप और आदित्य के नवम पुत्र वरुण आदित्य के पिता थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं वशिष्ठ मुनि के बारे में। देखिए तो ऋषि वशिष्ठ, यह वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे और वे एक महर्षि हैं। वह राम के गुरु और राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। वशिष्ठ को ब्रह्मा का मानस पुत्र तथा प्रजापतियों के में से एक कहा गया है। देखिए यहाँ ऋषि वशिष्ठ की रचना देख लीजिए। योग वशिष्ठ रामायण हो जाएगा, वशिष्ठ धर्मसूत्र हो जाएगा, वशिष्ठ संहिता हो जाएगा, वशिष्ठ पुराण और धनुर्वेद हो जाएगा। आपको उन्होंने कामधेनु तथा सप्तर्षि लेख भी लिखा था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 17 को। देखिए कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह है, तो आपको यह देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और काली मिट्टी रेगुर मृदा यहाँ पर देख लेते हैं। यह देखिए इस मृदा का निर्माण दरारी उत्भेदन से निकले लावा पदार्थों बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है और इसमें ह्यूमरस यहाँ पे एल्यूमिनियम एवं लोहा के टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 18 नंबर है। देखिए यहाँ के जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा पाक जल संधि हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि जल संधियाँ दो विभिन्न जल राशियों को जोड़ती है तथा दो स्थलखंडों को अलग करती है। पाक जल संधि जो है भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है तथा मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ पे देख लेते हैं मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पे देखिए यह दक्षिण पूर्व भारत और पश्चिम श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का प्रवेश मार्ग है और यह लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है तथा इस पर 21 द्वीप स्थित है। समुद्रीय जैव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्र में से एक है। और देखिए पांडिचेरी की खाड़ी देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी का एक भाग है और पांडिचेरी पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पुदुचेरी का तमिल भाषा में अर्थ होता है नया गांव होता है। और यहाँ पे देख लेते हैं बॉस संधि यहाँ पे है। तो बॉस जल संधि, यह आपको बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जल संधियाँ जैसे मलक्का हो जाएगा, तो मलक्का अंडमान निकोबार और दक्षिणी चीन सागर को है। सूडान जल संधि जो है आपका जावा सागर और हिंद महासागर। यहाँ पे युगाटन जो है आपको जल संधि आपको मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर के है। और बाब अल मंडेब हो जाएगा लाल सागर और अदन की खाड़ी हो जाएगा। और कुक देखिए कुक जो है आपको जल संधि आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर तस्मान सागर एवं यहाँ पे दक्षिणी सागर हो जाएगा। डोवर आपको इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हारमुज जल संधि जो है आपको फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हो जाएगा। और यहाँ पे मैगलन देखिए आपको प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। जिब्राल्टर जो है आपको भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर हो जाएगा। टॉरस जो जल संधि आपको आराफोरा सागर और पपुआ की खाड़ी हो जाएगा। आप डेविस देख लीजिए, डेविस यहाँ पे है, तो डेविस देख लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए। डेविस जो आपको हो गया कि वाइफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और यहाँ बेरिंग जो हो गया यहाँ पे बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर हो जाएगा। और वास्पोरस हो गया आपको काला सागर एवं मरमरा सागर। और हडसन हो गया हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। यहाँ के सुगारू जो जापान सागर और प्रशांत सागर को जोड़ती है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 19 नंबर को है। यहाँ 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव आपको 1952 ईस्वी में हुआ था। देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच आयोजित किया गया था। इस चुनाव में कुल देखिए क्या है यहाँ पे 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था एवं 14 राष्ट्रीय दल भी शामिल थे। कुल आपको यहाँ पे 1874 उम्मीदवारों में से 533 स्वतंत्र उम्मीदवार यानी निर्दलीय थे। और प्रथम आम चुनाव जो 401 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा सीट
जो आपको 489 सीटों के लिए आयोजित किए गए थे। और आप यहाँ पे आगे देख लेते हैं, उस समय एकल सीट वाले 314 और 2 सीट वाले 86 तथा 3 सीट वाले एक निर्वाचित क्षेत्र था। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई खास नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे तथा प्रथम अध्यक्ष MA अयंगर थे। और यहाँ देखिए सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे और प्रथम आम चुनाव में BR अम्बेडकर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल आरक्षित सीट से चुनाव हार गए थे। यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। जो 2019 में जो हुआ था वह 17वां लोकसभा चुनाव हुआ था और अबरी जो होगा आपको 18वां होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 20 का देखिए कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपको कृष्णा नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि इससे लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होता है। और भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना देख लीजिए, यहाँ पे है कि दामोदर नाथ, यहाँ पे देखिए दामोदर घाटी परियोजना जो है आपको दामोदर नदी पर है और झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करती है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज पर है और यह हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को लाभान्वित करती है। यहाँ पे देखते हैं कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है और सरदार सरोवर यहाँ परियोजना जो है नर्मदा पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बिलंगना पर है और गंडक जो है आपको गंडक नदी पर है। यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि तिलैया बराकर पर है और यहाँ पे कालपोंग जो है आपको कालपोंग पर है और हिडकल जो है आपको घटप्रभा नदी पर है और वान सागर परियोजना आपको सोने नदी पर है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 21 नंबर है कि गलत कथन को चिन्हित करना है इसमें। तो इसमें गलत आपको देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी आयु 30 वर्ष होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि देखिए यहाँ पे है कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वह दिवालिया हो, ये सब हो सकता है। लेकिन यह जो विधानसभा के लिए 30 वर्ष उम्र नहीं है, 25 वर्ष उम्र है, यह आपको इसलिए गलत हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए विधानसभा सदस्य हेतु अहर्ता जो है आपको 173 में दिया गया है और यह भारत का नागरिक हो और यहाँ पे देखिए 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यही सब पूछा गया था वहाँ पे। और यहाँ देख लेते हैं कि न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। देखिए विधानसभा राज्य विधान मंडल का लोकप्रिय सदन आपको यानी प्रथम सदन इसको कहा जाता है और निम्न सदन होता है। उच्च सदन आपको राज्य यहाँ पे विधान पारिषद हो जाएगा उच्च सदन और लोकसभा विधान में चलते हैं। अगर बिहार में तो देख लीजिए बिहार में विधानसभा होता है और विधान पारिषद होता है, तो ये आपको विधान सभा जो होगा आपको निम्न सदन हो जाएगा और विधान पारिषद जो हो जाएगा उच्च सदन होता है। और राज्य देश में चलते हैं तो वहाँ पे आपको लोकसभा जो होगा निम्न सदन हो जाएगा और राज्यसभा जो हो जाएगा उच्च सदन होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आगे देखिए कि अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या आपको अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 हो सकती है। वर्तमान में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 403 सीट तथा सबसे कम विधानसभा सीट वाला राज्य आपको सिक्किम में है, जो 32 सीट है। बिहार में आप लोग को देख लेते हैं कि बिहार में आपको 243 सीट है आपको विधानसभा का। आगे देख लेते हैं 22 का कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो किसने प्रारंभ किया था, तो आपको एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। और आगे यहाँ देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए कि भारत में इस आंदोलन की शुरुआत आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित होकर किया गया था। इसका बीजारोपण जो है आपको 1893 में भारत आई आयरलैंड की थियोसॉफिकल महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो यह क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा मृतक का टीला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज आपको 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था
तुलनात्मक थी। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नाव के चित्र, सूती कपड़ा, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, राज मुद्रांक, हाथी का कपाल खंड आदि। यहाँ पर देख लेते हैं कि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब प्रांत पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों एवं वस्तुएं देखिए R37 कब्रिस्तान मिला है और सावधान पेटिका है, शंख का बना बैल है, उर्वरा की देवी है, गेहूं व जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र, सीपी का पैमाना आदि मिला है। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फराद नदियों के बीच मध्य एशिया का क्षेत्र इराक ईरान है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 24 को देख लीजिए कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे शीत युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए पिछले शताब्दी के मध्य से लेकर उत्तरार्ध में अमेरिका और रूस के बीच उत्पन्न स्थिति को भी शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और वाक्य युद्ध के तात्पर्य देखिए दो शक्तियों या शक्ति के बीच एक दूसरे पर अपने शब्द के माध्यम से हमला करना। यहाँ देख लेते हैं कि गर्म युद्ध से तात्पर्य हो जाए कि दो शक्तियों एवं राष्ट्रों के बीच खुला सैन्य संघर्ष होना। यहाँ छद्म युद्ध के तात्पर्य देख लेते हैं कि दो राष्ट्र या दो पक्ष एक दूसरे के सीधे युद्ध नहीं करते, तीसरी शक्तियाँ का सहारा लेते हैं और इसके प्रयोग से दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। राष्ट्रपति के द्वारा कितना किया जाता है? तो यहाँ आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 को किया जाता है मनोनीत। यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कौन कौन व्यक्ति होते हैं। तो देखिए वैसे व्यक्ति जिनके कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो, वैसे 12 व्यक्तियों का मनोनयन राज्यसभा सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इस प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। यहाँ पे देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का चर्चा किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 26 का कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य है, तो आपको राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके डिटेल्स। यहाँ देखिए राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज की स्थापना हुई और इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री यहाँ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश जो था, यह भी आपको 1959 में ही किया गया था। और भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। और पंचायती राज से संबंधित समितियां जो था, देखिए यहाँ बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में, और अशोक मेहता समिति जो यहाँ पे देख लीजिए 1977 में, GV राव समिति जो था 85 में, और यहाँ पे LM सिंधवी समिति आपको 86 में, थुंगल समिति आपको 1988 में तथा गौडगिल समिति 1988 है। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे 1993 में लागू किया गया। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है आपको, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका देख लेते हैं। हाँ, आंसर डी आपका हो जाएगा। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा। झूम की कृषि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। देखिए झूम की कृषि स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। और देख लेते हैं इसके बारे में कि यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है और इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काट कर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि की जाती है। अतः इसे कर्तन एवं दहन प्रणाली या पैंडा पद्धति कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए
28 का है कि शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता था वह है, तो यहाँ बंगलुरु हो जाएगा आपको, बंगलुरु जो है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि बंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर यानी इलेक्ट्रॉनिक नगर यानी भारत का उद्यान आदि नामों से भी जाना जाता है। बंगलुरु को सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगलुरु को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक केंद्र के रूप में जाना जाता है। बंगलुरु भारत में आईटी उद्योग का केंद्र है और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा बात आप लोग। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपको 29 का है कि सिक्किम भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो यहाँ पे नथुल्ला दारा हो जाएगा, नथुल्ला दारा हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कि पहाड़ों एवं पर्वतों के मध्य आवागमन के लिए पाया जाने वाला प्राकृतिक मार्ग जो को दर्रा कहा जाता है। बोल्सन दर्रा जो यह दर्रा बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है और इससे कयोटा को जैकोबाबाद से जोड़ता है। मैकमोहन भारत एवं चीन के बीच सीमा का मैकमोहन रेखा कहते हैं और यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। देखिए हो ची मिन्ह मार्ग, यह मार्ग वियतनाम के हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं 30 नंबर। देखिए कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, तो आपको सी हो जाएगा, गृह कर से करती है। यहाँ पर देख लेते हैं कि स्थानीय निकाय के तात्पर्य कि स्थानीय स्वशासन की समस्याओं से है जो किसी क्षेत्र या छोटे समुदाय जैसे गांव, कस्बा या शहर के प्रशासन का देखभाल करती है। यहाँ पर देख लेते हैं स्थानीय निकाय यहाँ पे राजस्व इकट्ठा करती है, तो यहाँ पे कर से करता है, नहीं कर राजस्व से, जिसको संपत्ति कर कह सकते हैं, मनोरंजन कर और गृह कर से करता है। और गैर कर राजस्व जैसे फीस, जुर्माना, लाभांश, यह आपको हो गया गैर। यहाँ पे देख लेते हैं कि अनुदान से हो गया, अनुदान हो जाएगा हस्तांतरण और कर्ज द्वारा करती है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला कर्ज हो गया। देखिए अप्रत्यक्ष कर और यहाँ पे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। यहाँ पे देख लीजिए आय कर हो गया प्रत्यक्ष, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो जाएगा, उपहार कर हो जाएगा, आस्तिक यहाँ पे आस्तिक कर हो जाएगा और व्यय कर हो जाएगा। ये सबको प्रत्यक्ष कर हो जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। प्रत्यक्ष में देख लीजिए केंद्र उत्पादक शुल्क हो जाएगा और यहाँ पे सीमा शुल्क हो जाएगा, बिक्री कर और वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा, सेवा कर। यहाँ पे ये सब आपको अप्रत्यक्ष हो गया, लेकिन यह केंद्र सरकार के दोनों कर लगाया जाता है। जीएसटी का देख लीजिए कि 0% और 5%, 12%, 18% और 28%, यह जीएसटी का मतलब कि लगता है, वस्तुओं पर लगाया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं अरावली पहाड़ी के बारे में। देखिए तो यहाँ पे देखिए अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको राजस्थान में हो जाएगा। अरावली श्रेणी का विकास प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और यह आपको भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली श्रेणी बालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई आपको 1722 मीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो आपको उत्तराखंड में हुआ था, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। देखिए चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था और यह महत्वपूर्ण आंदोलन था और इसके अंतर्गत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के वनों में शांत एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रहे वनों की कटाई को रोकना था और इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट तथा अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा पेड़ों में चिपक कर किया गया था। प्रथम बार चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के खेजरली गांव में हुआ और 1731 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए यहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई एवम उनकी 3 पुत्रियाँ पेड़ों को गले लगाकर उसका विरोध किया, परंतु अजीत सिंह के लोगों के द्वारा उनके समेत 363 लोगों को वृक्ष के साथ काट दिया गया। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा को यहाँ पे वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है और भारत सरकार ने इसे 1981 में पद्मश्री और 2009 में इसे पद्म विभूषण से अलंकृत किया है।
आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो ये आपको कहाँ हो जाएगा, तो ये आपको देवास में है। कहाँ, देवास में, और यह MP में है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है, तो ये आपको किया गया है दशम ग्रंथ में। कहाँ किया गया है, दशम ग्रंथ में किया गया है। और आगे यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं कि दशम ग्रंथ सिख धर्म के अनुयायियों का धार्मिक ग्रंथ है और इसकी रचना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। और यह पूर्ण रूप में 10वें यानी पातशाह का ग्रंथ है। और यह वीर रस की पुस्तक है जो खालसा पंथ के विषय में जानकारी देती है। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु थे और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की तथा सिखों के पाहुल प्रथा की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा तथा सिखों के 5 ककार केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा को अनिवार्य किया। और गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। और यहाँ गुरु गोविंद सिंह की हत्या यहाँ पे देखिए 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान के द्वारा कर दिया गया था। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। यह सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है और 6 सिख गुरुओं व 15 संतों द्वारा लिखे गए भजनों का संग्रह है, जिसे में कबीर। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ डिटेल्स आप लोगों को मतलब जो महत्वपूर्ण है उसी को इसमें शामिल किए हैं। और आप लोगों को इसका PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा टेलीग्राम पर, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए। आप लोगों को 2-3 तारीख से इस PDF सभी को दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। यहाँ देखिए स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन C हो जाएगा टॉमस जेफरसन हो जाएगा, टॉमस जेफरसन। देखिए यहाँ पे आके देख लीजिए 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिका की 13 बस्तियों ने मिलकर आज़ादी की घोषणा की और इसे यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इस सम्मेलन में महादेशीय कांग्रेस के सदस्यों में थॉमस जेफरसन भी थे और इन्होंने ही कमेटी के अन्य सदस्य जॉन एडम्स, रोजर शर्मन और बेंजामिन फ्रैंकलिन और विलियम्स लिविंगस्टन से सलाह करके इस स्वतंत्रता की घोषणा पत्र को तैयार किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अमेरिका में देखिए गृह युद्ध जो हुआ था आपको, यह 1861-65 की समाप्ति 26 मई 1865 को हुआ और इसमें भाई भाई का युद्ध भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को नया व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था, तो आपको इब्न बतूता था। अब इब्न बतूता था। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में कि इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका का रहने वाला था और जो लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया और उसे यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। देखिए 1342 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक किताब उल रेहला में उल्लेखित किया है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर यहाँ पे देखिए कि 1325 ईस्वी में सुल्तान बना और गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां को उलुग खां की उपाधि दी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रथम, देखिए इसका थोड़ा सा लंबा चौड़ा था इसलिए यह सही से PDF में नहीं आ पा रहा था, इसके लिए इसको आधा ऑप्शन लेना पड़ा इसमें। देखिए प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह था, तो इसमें प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह हो जाएगा आपको ऑप्शन, जैसे वहाँ D पे दिया है, D में लिखा हुआ था ये चीज़। देखिए वोस्टॉक 1 था, वोस्टॉक 1 था। और देखिए वोस्टॉक 1 मानव यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। और यहाँ पे देख लेते हैं कि 12 अप्रैल 1961 को लॉन्च किया गया था। चलिए इतना ही इसमें देखिए और आगे, और इसका PDF आप लोग को हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग 1-2 दिन। यहाँ पे देख लेते हैं 38 नंबर को देखिए कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको देखिए भारतीय पूछ रहा है तो यहाँ पे कंचनजंगा हो जाएगा आपको।
और यहाँ देख लेते हैं कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि 8598 मीटर है, जो सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। गॉडविन यहाँ पे ऑस्टिन जो है 8611 मीटर जो ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पीओके में स्थित है। प्रश्न में भारतीय हिमालय क्षेत्र के सबसे ऊंची चोटी की बात कही गई है और इसीलिए यह आंसर नहीं होगा आपको, और इसीलिए आंसर आपको वहाँ पे कंचनजंगा हो जाए। देख लेते हैं यहाँ पे कि देखिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको देख लेते हैं कि 8848.86 मीटर होगा, और ये हिमालय की महान हिमालय श्रृंखला में अवस्थित है। और यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए पर्वतीय प्रदेश निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांस हिमालय हो जाएगा, बृहद हिमालय हो जाएगा, फिर लघु हिमालय हो जाएगा, और शिवालिक हिमालय या वाह हिमालय हो जाएगा। ये पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछता है, तो यहाँ पे आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है। तो किसका किया गया है, तो यहाँ देखिए आपको राष्ट्रीय महिला आयोग को गठन किया गया है। महिला आयोग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की यहाँ पे संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापना, महिलाओं के संवैधानिक और विधायी सुरक्षापायों की समीक्षा करने, उपचारिक विधायी उपायों को सिफारिश करने, शिकायत निवारण और महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को यहाँ पे सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 ईस्वी में की गई। देखिए प्रथम अध्यक्ष जो था इसका श्रीमती जानकी पटनायक है। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो यहाँ पे जानकी पटनायक हो जाएंगे। और वर्तमान में आपको पूछा जाए कि अभी कौन है, तो देखिए यहाँ पे रेखा शर्मा अभी हैं वर्तमान में। और इसके अन्य सदस्य के बारे में देख लेते हैं, तो सुश्री खुशबू सुंदर हो जाएंगे, और यहाँ पे डेलिना डोंगडुप हो जाएंगे, खोंगडुप हो जाएंगे, और श्रीमती ममता कुमारी, और यहाँ पे सुश्री मीनाक्षी नेगी हो जाएगा। अभी ये सब सदस्य हैं, और ये यहाँ पर अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं 40 को। देखिए कि इनमें से कौन सा फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता, यानी तेल नहीं उत्पन्न करता है इसमें। तो देखिए पिजन मटर जो है, आप पिजन पी कहते हैं इसको, मटर हम कह दिए, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। यहाँ आगे देख लेते हैं। देखिए पिजन पी जो है अरहर या अतुर की दाल को कहा जाता है, जो दलहनी फसलों के श्रेणी में आता है। तिल असल यहाँ पे अलसी और सूर्यमुखी ये सभी तिलहन फसलों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि 41 नंबर है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देख लीजिए पद्मनाभ जो मंदिर है ये आपको हो जाएगा केरल में स्थित है। यहाँ पे देखिए कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और यहाँ भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग 42 को देख लीजिए कि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। तो इसमें 3 अंग कौन कौन हो जाएंगे, तो देखिए कार्यपालिका हो जाएगा, विधायिका हो जाएगा और न्यायपालिका हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग तीनों को देख लीजिए। देखिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका का काम क्या है कि कानून बनाने वाली संस्था है, और कार्यपालिका कानून के अनुसार, देखिए कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था न्यायपालिका है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई, तो यह आपको दिया गया था बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह कहिए। यहाँ पे देखिए कि बारदोली में किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के दौरान बारदोली की महिलाओं ने उन्हें अपने सरदार की उपाधि से विभूषित किया। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि बारदोली गुजरात के सूरत ज़िले में स्थित है, जहाँ के किसानों ने लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। यहाँ पे 4 फरवरी 1928 ईस्वी को वल्लभ भाई पटेल बारदोली पहुँचे, और सरदार पटेल ने 80,000 किसानों के साथ मिलकर आंदोलन का नेतृत्व किया तथा ब्रिटिश सरकार को मजबूर
मजबूर किया और कि किसानों के लिए 22% जो से लेकर 50 और 60% तक राजस्व कर माफ़ कर दिया जाए, यह बात कहा गया वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगस्त 1928 में गांधी बारदोली पहुँचे और उन्होंने घोषणा किया कि यदि सरकार ने पटेल को गिरफ्तार किया तो वे किसानों का नेतृत्व करेंगे। यह बात आपको गांधी जी के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपको 44 नंबर देख लीजिए कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा। तो देखिए उस समय की बात है, यह 14 जब हुआ था, करंट अफेयर है, तो अभी वर्तमान में आपको पूछेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं उस समय की बात। तो फीफा विश्व कप 2014 का खिताब जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराकर प्राप्त किया था। अभी देख लेते हैं। देखिए फीफा विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन हर 4 साल पर किया जाता है और 2022 में कतर में आयोजित फुटबॉल विश्व कप का विजेता आपको अर्जेंटीना और फ्रांस को हराकर यह जीता था। यह चीज़ याद रखिएगा आप। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्रोएशिया ने मोरक्को को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। और यहाँ पे देखिए कि सर्वाधिक बार विश्व कप जीतने वाले 45 को देख लेते हैं कि यहाँ पे कि पंचायत, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो कहलाता है, तो यहाँ पे क्या कहलाता है, वार्ड कहा जाता है। यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम को लेकर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के तहत ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। और देखिए संविधान के भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 त 243 य 6 त तथा नगर पालिकाओं के संबंधित उपबंध शामिल है। यहाँ पे देख लेते हैं कि 243 आर के तहत नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख है जिसमें निम्नलिखित उपबंध है। देखिए यहाँ प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा और यहाँ पे देखिए एवं यह क्षेत्र वार्ड के नाम से जाना जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यहाँ देखिए सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। यहाँ देख सत्येंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी। इनका जन्म कोलकाता के टैगोर परिवार में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के यहाँ हुआ था। और ये कवि, संगीतकार, यहाँ पे भारतीय सिविल सेवक, लेखक, समाज सुधारक और भाषाविद थे और ये ब्रह्म समाज के सदस्य भी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे जो 2 बार पूना में देखिए कि 1895, अहमदाबाद 1902 और कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। यहाँ देख लेते हैं कि इन्होंने समाचार पत्र बंगाली का संपादन किया और यहाँ पे कि ए नेशन इन मेकिंग इसकी प्रमुख पुस्तक थी। और आगे यहाँ पे देख लीजिए कि इन्हें 1869 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित किया गया था पर विरोधाभास के कारण पद से हटा दिया गया। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में की। 1886 ईस्वी में इस संस्था का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ के निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग है, तो सबसे व्यस्त कौन हो जाएगा, देखिए उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ता है। यह महासागर पृथ्वी को 1/6 भाग समूहित किए हुए है एवं यहाँ पे देख लीजिए कि विश्व के सबसे बड़ी महासागर प्रशांत महासागर का आधा है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार में इस महासागर का विस्तार
है किसका? अटलांटिक महासागर की बात हो रही है, अटलांटिक महासागर के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं इसकी तटरेखा बहुत कटी फटी है। कटी फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। और आगे यहाँ पे देख लीजिए कि मध्य अमेरिका क्षेत्र में अवस्थित कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा निमांत सागर है एवं दूसरा स्थान भूमध्य सागर है। काला सागर को भूमध्य सागर का सीमांत सागर माना जाता है। और ग्रीनलैंड व यूरोप इधर देख लेते हैं, और इधर उत्तर एवं मध्य अमेरिका से जुड़े यहाँ पर देख लीजिए। पहले यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड और यूरोप से जुड़ने वाला, तो यहाँ देखिए ग्रीनलैंड सागर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं ग्रीनलैंड सागर यहाँ पर हो जाएगा, तो वाइफिन की खाड़ी। इधर देख लेते हैं नॉर्वे सागर, तो यहाँ जिब्राल्टर सागर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यह भूमध्य सागर हो गया ना, ये आपको ग्रीनलैंड और यूरोप से जुड़े हुए सागर हो जाएगा। और यह जो कैरिबियन सागर हो जाएगा, ये आपको उत्तरी एवं मध्य अमेरिका से जुड़े हुए सागर हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश चैनल देख लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंडी की खाड़ी। यह सब ये ग्रीनलैंड से हो जाएगा, और इधर यह उत्तरी अमेरिका और अमेरिका के बीच का यह खाड़ी है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं 48 का कि भारत में सरकार का स्वरूप है तो कैसी है? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि संसदीय हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत लंबा था, इसलिए PDF के रूप में नहीं तैयार हो रहा था, इसीलिए इसको केवल आंसर सेलेक्ट किया गया है। तो ये भारत में सरकार का स्वरूप है, तो यह संसदीय स्वरूप है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कि 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लिए 2 और 4 हो जाएगा, यानी जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जापान का हर्बल पर्व पर आक्रमण। यह आपको 2 आंसर हो जाएगा इसका, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 22 जुलाई 1941 ईस्वी को जर्मनी सेना ने रूस पर आक्रमण कर यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड और पूर्वी पोलैंड पर रूसी सेनाओं को हटाकर अधिकार कर लिया, किंतु हिटलर अपने प्रमुख लक्ष्य अर्थात मॉस्को पर अधिकार करने और रूसी सेनाओं का विनाश करने में असफल रहा। जर्मनी की पराजय यहाँ पे स्टालिनग्राड से प्रारंभ हुआ और फरवरी 1943 ईस्वी तक 1 लाख से अधिक जर्मनी सैनिक मारे गए। और अब मॉस्को पर यहाँ पे खतरा टल गया था, उस समय की बात है। यहाँ पे देख लीजिए 22 अप्रैल 1945 को रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया। ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका की फौज भी वहां पहुंच गई। अंत में 2 मई 1945 ईस्वी को बर्लिन का पतन हो गया तथा 4 मई को जर्मनी सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर ने अपनी पत्नी इवा ब्रॉन सहित आत्महत्या कर लिया और इटली के देशभक्तों ने भी मुसोलिनी और उसकी पत्नी को गोली से मार दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे देखिए कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर जो है आपको नगर निगम का होता है महापौर, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में 47वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नया भाग 9 क में अनुच्छेद 243 के तहत से 243 यह 6 को जोड़ा गया नगर पालिका के शामिल किया गया था। और इस अधिनियम को 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की संरचना का उपबंध करता है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए नगर पंचायत यानी किसी भी नाम से परिवर्तन क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर संक्रमण की अवस्था। यहाँ नगर परिषद छोटे शहर क्षेत्र के लिए हो जाएगा, और बड़े शहरों क्षेत्र के लिए नगर निगम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 51 नंबर है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है। तो दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। आकार एवं विस्तार में बहुत ही बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र के नासिक जिले के
त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलकर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, जल को अपना विसर्जित करती है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि यह 1465 किलोमीटर लंबी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र यहाँ पे 3.813 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे देखिए इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं। पेनगंगा हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा, प्राणहिता हो जाएगा, मंजरी जिसको कहते हैं, यहाँ पे पूर्णा हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा, बेनगंगा, शबरी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं गंगा के बारे में थोड़ी सी। देखिए शतोवन यहाँ पे सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। गंगा की कुछ यहाँ पे कुल लंबाई आपको 2525 किलोमीटर है और इसका अपवाह तंत्र भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। गंगा की सहायक नदियाँ आपको देखिए बाएं तट से मिलने वाली रामगंगा हो जाएगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती तथा दाएं तट से मिलने वाली नदियां आपको सोन हो जाएगा आपको। चलिए आगे 52 नंबर प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी, आपको यह सही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, तो यह नरम नहीं गरम दल के थे, यानी गरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए मैग्नीज सिल्वरी ग्रे रंग की कठोर धातु है जो मुख्यतः धारवाड़ संरचनाओं में पाई जाती है और इसका उपयोग मुख्यतः जंगरोधी इस्पात बनाने और शुष्क बैटरी बनाने, रंग एवं कांच उद्योग तथा विभिन्न रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत कच्चा मैगजीन का निर्यातक राष्ट्र है और इसके प्रमुख अयस्क जो हो गया पायरोल्यूसाइड हो जाएगा, साइलोमैलिन एवं ब्रोनाइट। और यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र जो आपको हो जाएगा, कर्नाटक में बेलौरी हो जाएगा, शिमोगा, उड़ीसा में यहाँ पे कियोंझर हो जाएगा, व सुंदरगढ़, महाराष्ट्र में नागपुर व भंडारा, मध्य प्रदेश में आपको बालाघाट एवं छिंदवाड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 54 का देख लेते हैं कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है। तो यह आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का हो जाएगा। अब्राहम लिंकन का हो जाएगा। 54 नंबर हो जाएगा कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है। तो यह आपको हो जाएगा अब्राहम लिंकन का हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का। और यहाँ आगे देख लेते हैं कि लोगों के स्वामित्व वाली सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ देखिए लोकतंत्र में जनता की सत्ताधारी होती है, जनता ही सत्ताधारी होती है और जिसका अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। अब्राहम लिंकन देखिए 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पे 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को अमेरिका से उन्मूलन कर दिया। आगे यहाँ पे है अमेरिका में किया था। और यहाँ पे देख लेते हैं कि अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस बूथ नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी। यहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे और यहाँ जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही अमेरिका सेना स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश की सेना पर विजय हासिल की। अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे और अरस्तु प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 55 नंबर है कि यहाँ के भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, यानी लिखित है और संघीय है, लिखित और संघीय हो जाएगा। और यहाँ पे भारतीय संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक आपको 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ
संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा तथा उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को चुना गया था। यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष तथा बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यहाँ पे है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान किया गया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया और संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि भूमंडलीय जो है ताप वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भूमंडलीय ताप वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को यहाँ भूमंडलीय तापन कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह पर हवा और समुद्र के औसत तापमान में वृद्धि को भी संदर्भित करता है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। यहाँ पे आगे देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः 6 गैस को शामिल किया जाता है। यह 6 गैस कौन कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए परफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर हेक्साक्लोराइड हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। यहाँ आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 57 नंबर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन यहाँ आपको डी जो होगा ऑप्शन यूरेनियम जो है आपको नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं इसका थोड़ी सी इसका डिटेल देख लीजिए कि जंतु तथा वनस्पति का कई वर्षों से पृथ्वी की सतह के नीचे दबकर अपघटित हो जाने से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और ये वास्तव में पौधों और जंतुओं को धीमी ऑक्सीकरण द्वारा बनते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सती प्रथा का तात्पर्य वैसी प्रथा से है जिसमें पति की मौत होने पर पत्नी की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था, उसी को सती प्रथा कहा गया था। और यहाँ देख लेते हैं सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य आपको भानुगुप्त का एरण स्तंभ शिलालेखों से प्राप्त होता है। सती प्रथा पर पहली बार प्रतिबंध आपको 1798 ईस्वी में कलकत्ता में लगाया गया था। राजा राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिनांक 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था। और यहाँ राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 59 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संघी का सदस्य नहीं था। तो इसमें कौन नहीं हो जाएगा, तो यहाँ आपको डी जो है इटली जो नहीं था इसमें। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि 1882 ईस्वी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने एक त्रिगुट बना लिया। और 1907 में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने भी त्रिगुट के विरोध में एक त्रिदेशीय संधि बना ली। यहाँ पर देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ही हुआ। और यहाँ पे है कि प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को हुई हत्या से हुआ। और यहाँ आगे देख लेते हैं 60 नंबर है कि जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, तो जिसका क्या नाम था, धुरी शक्ति नाम था। क्या, धुरी शक्ति। देखिए इसके बारे में प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया आदि थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के गुट में इटली तथा जापान भी शामिल हो गए थे।
देखिए प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के गुट में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि यहाँ पे शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में ये सब शामिल थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 61 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो इसमें सत्य कौन हो जाएगा? तो इसमें देखिए कि ऑप्शन सी हो जाएगा, H2S संयोजी यौगिक है। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में कि जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव को साझा करके परस्पर संयोग से सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो उन परमाणुओं से बना यौगिक सहसंयोजिक यौगिक कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है 62 को देख ले कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और यह यौगिक जल में विलय है संभावित तत्व होगा। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कैल्शियम के बारे में देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और यहाँ पे जो एक आयनिक यौगिक है और इसका गलनांक उच्च होता है तथा यह जल के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 63 नंबर के देखिए कि 60 डिग्री के कोण पर अनंत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 बनेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि थीटा बराबर 60 डिग्री यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से बना कि दो समतल दर्पणों के बीच बनने वाले प्रतिबिंब की अभीष्ट संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 360 बटे थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 360 बटे 60 -1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपको 6 - 1 बराबर 5 आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 64 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है। तो यहाँ कौन हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, गुआनिन जो है यहाँ पे पायरिमिडीन क्षार नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं न्यूक्लियक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन व थायमिन होते हैं। एडेनिन व यहाँ पे गुआनिन प्रतिस्थापित क्यूरिन है तथा अन्य 3 प्रतिस्थापित पिरामिडीय है, यानी यहाँ पे पायरिमिडीन है। यहाँ पर देख लेते हैं कि विषम चक्रीय वलय को क्रमशः यहाँ पे देखिए कि प्यूरिन व पिरिमिडीन कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। तो कौन इसमें विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो आपको यूरेनियम 235 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि वैसे रेडियो सक्रिय तत्व जिसके परमाणु के नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणुओं में यहाँ पे परिवर्तित होते रहते हैं, वे विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व होते हैं। नाभिकीय विखंडन की स्वतः होने वाली प्रक्रिया को प्राकृतिक विखंडन भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए 66 नंबर प्रश्न है। 66 नंबर के किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इसके बारे में देख लेते हैं कि वायुमंडल में धूल तथा जल के असंख्य कण उपस्थित रहते हैं और ये कण बैंगनी तथा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है तथा शेष रंग का प्रकाश अवशोषित हो जाता है। अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल अनुपस्थित होता है। यहाँ पे देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो
परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो गैर परंपरागत आपको पवन ऊर्जा हो जाएगा, यानी पवन वायु हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, वैसे ऊर्जा जिसका उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करता है, और इन स्रोतों का भंडारण असीमित है, अर्थात ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं और इन स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देख लेते हैं यहाँ पे कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग मानव अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है और इन स्रोतों का भंडारण सीमित है, अर्थात यह अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं और इन ऊर्जाओं के उपयोग से प्रदूषण होता है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम और यहाँ प्राकृतिक गैस, डीजल आदि हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ कि निम्नलिखित देखिए, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध उत्पादनों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पाश्चुरीकरण हो जाएगा। पाश्चुरीकरण के देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या होता है। पाश्चुरीकरण दूध को उच्च ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है और इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले जीवाणु मर जाते हैं और यह क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। और इस विधि का उपयोग दूध को लंबे समय तक मतलब दूषित होने से बचाने के लिए करते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। तो क्या होता है इसमें देखिए, फॉर्मिक अम्ल होता है, ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए फॉर्मिक अम्ल का सूत्र यहाँ देखिए कि HCOOH से होता है और जो मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 70 को देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि 4NH3 + 5O2, यहाँ देखिए कि 4NO + 6H2O, इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकरण है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे 71 को कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ठोस में हो जाएगा। देखिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संरचना के लिए किसी माध्यम, गैस, द्रव, ठोस की आवश्यकता होती है और यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती। देखिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्रमशः ठोस, द्रव, गैस और वही क्रम में है। और देखिए ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि की चाल ताप बढ़ने से और आर्द्रता बढ़ने से तथा आगे देख लेते हैं कि घनत्व बढ़ने से किंतु दाब बढ़ने से अपरिवर्तित रहता है। कि यहाँ घनत्व बढ़ने से बढ़ती है। क्या हो गया यहाँ पे देख लेते हैं फिर से कि ध्वनि की चाल ताप बढ़ने से, आर्द्रता बढ़ने से तथा घनत्व बढ़ने से बढ़ती है किंतु दाब बढ़ने से अपरिवर्तित रहती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 72 को देखिए कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो शुद्ध रक्त पाया जाता है आपको देखिए महाधमनी एवं बाएं नीलय में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बाएं नीलय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच जाती है। यहाँ पे देखते हैं कि धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, जबकि फुस्फुसीय धमनियों में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। शिराएँ अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती है, जबकि फुस्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो दोनों बात है इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देख लीजिए कि हृदय में 4 कोष्ठ या कक्ष पाए जाते हैं जिनमें 2 आलिंद यानी ऊपरी भाग तथा 2 नीलय निचले भाग पाए जाते हैं। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि दायां आलिंद शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है तथा बायां आलिंद जो हो गया
वह फेफड़ा से शुद्ध रक्त आकर बाएं निलय में जाता है। यहाँ देखते हैं कि दायां निलय अशुद्ध रक्त फुसफुसीय ध्वनि को भेजता है तथा बायां निलय शुद्ध रक्त शरीर के सभी ऊतकों में पहुँचाता है। मनुष्य का हृदय सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यहाँ पे देखते हैं इनमें लगभग 5 लीटर रुधिर पंपिंग होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 73 नंबर हो गया आपको कि निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है। तो ये आपको बी हो जाएगा, टेफ्लिन जो है आपको प्लास्टिक बहुलक नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन इत्यादि के बहुलीकरण से प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। ताप के प्रभाव के आधार पर प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 74 का आंसर देख लीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है। तो आपको हैजा जो है ना आपको जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा नामक बीमारी विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु के कारण होता है और यह मक्खियों द्वारा फैलता है और इसके कारण रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है और रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। इसके उपचार के लिए हैजे के टीका लगवाना चाहिए तथा पानी को उबालकर पीना चाहिए। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होने वाले बैक्टीरिया से होने वाले रोग देख लीजिए। टिटनस हो गया, सिफिलिस हो जाएगा, हैजा यानी कॉलरा हो जाएगा, डिप्थीरिया काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, गोनोरिया, क्षय रोग यानी टीबी जिसको कहते हैं, टाइफाइड, कोढ़ आदि ये सब जो आपको जीवाणु से होने वाले रोग हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 76 नंबर देखिए क्या कि यहाँ पे शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। तो ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा, लैरिक्स कहा जाता है, लैरिंग्स कहा जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि शरीर में ध्वनि यंत्र को लैरिंग्स या स्वर यंत्र कहा जाता है। लैरिक्स या स्वर यंत्र मनुष्य के श्वसन तंत्र का एक अंग है। मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर बनता है। नाक, ग्रसनी, स्वरंध्र, यहाँ पे ब्रोंकी एवं ब्रोंकियोल्स, यहाँ डायफ्राम एवं इंटरकॉस्ट पेशियाएँ भी श्वासन में सहायता करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है और इस सुई के सिरे की चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ देखते हैं 78 का देखिए कि रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान होगा। तो यहाँ बल का मान आपको हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 6.5 न्यूटन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 79 का हो जाएगा, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। तो आयोडीन में होता है। देखिए यहाँ पे कि आयोडीन एक ठोस अधातु है और यह बैंगनी रंग का होता है तथा इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। यहाँ देखिए मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक यहाँ पे कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है और मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा गलगंड नामक रोग हो जाती है। आयोडीन और यहाँ पे देख लेते हैं इथाइल एल्कोहल का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है। कहा टिंचर आयोडीन कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 80 का कि गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑप्शन ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो वैसे गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है तथा भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, मौसमीय परिवर्तन को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए हो जाएगा आपको CO2 हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा आदि। यहाँ पे देख लेते हैं वायुमंडल का संघटन यानी नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, आपको हो जाएगा ऑर्गन यहाँ पे 0.93% हो जाएगा और यहाँ कार्बन आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको 0.03% होगा। यहाँ देख लेते हैं कि तारक यहाँ रश्मियाँ निकलती है। तो
तारक रश्मियाँ निकलती है, ये आपका ये हो जाएगा आपके, देखिए तारककाय से निकलती है, तारककाय से निकलती है। यहाँ पे देख लेते हैं कि तारककाय, इसकी खोज बोबेरी ने 1888 ईस्वी में की थी और यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना रहता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। यह जंतु कोशिकाओं के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है और इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं तथा प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियाँ दिखाई पड़ता है। तारकाय जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है और यह कोशिका में सीलिया एवं फ्लैजिला के बनने में भाग लेता है और यह कोशिका का प्रचलन अंगक है। 82 नंबर देखिए यहाँ के धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो धात्विक खनिज का उदाहरण यहाँ सल्फर हो जाएगा आपको। यहाँ आगे देख लेते हैं कि वैसे यहाँ देखिए भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान यहाँ पे समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 83 नंबर है कि सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है। तो विकिरित ऊर्जा का कारण हो जाएगा आपको ऑप्शन, यहाँ देखिए बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नाभिकीय संलयन के बारे में कि वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाती है। आगे इसमें देख लेते हैं कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान की सदैव क्षति होती है जो आइंस्टीन के समीकरण E = mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अति उच्च ताप लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस पर होती है और इस कारण इसे ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग को अगर स्पीड कम लग रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ा करके वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 84 की जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, लुकोप्लास्ट कहा जाता है, लुकोप्लास्ट होता है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं लवक के बारे में। देखिए यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं और ये आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तसरीनुमा होते हैं और इसके अलावा ये भिन्न भिन्न आकार जैसे तारानुमा, फीतानुमा, यहाँ पे कुंडलाकार आदि भी हो सकते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो यहाँ पे उसका वेग दोगुनी हो जाता है, यानी उसकी वेग दोगुना हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो मुख्य अवयव क्या हो जाएगा प्राकृतिक गैस का? तो मीथेन हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक गैस हल्के हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनती है। इनमें सामान्यतः मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा पेंटेन पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस के व्यापारिक उपयोग के लिए इनमें से C3, C4, C5 हाइड्रोकार्बन अर्थात प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन हटाकर बाज़ार में उपलब्ध कराया जाता है। इनमें मीथेन 80 से 90% होती है। देखिए अत्यधिक दाब में रखे जाने के कारण इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG कहते हैं और सभी जीवाश्म ईंधन में से यह सबसे
स्वच्छतम है क्योंकि यह अन्य जीवाश्म ईंधनों के तुलना में कम प्रदूषक गैस उत्सर्जित करती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 87 का है कि एक गैस में संचरित होने वाला तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 680 मीटर सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए कि एक गैस से संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग 680 मीटर प्रति सेकंड होगा। यहाँ पे देखिए इसका सोल्व किया गया है। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे 88 नंबर देख लीजिए कि एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, पदार्थ है तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस हो जाएगा। देखिए ताप बढ़ने पर किसी गैस की द्रवों में विलेयता घटती है। घोले जाने पर गैस के अणु द्रव्य प्रावस्था में विलीन होकर उसमें उपस्थित होते हैं, अतः विलीनीकरण के प्रक्रम को संघनन के सक्षम समझा जा सकता है तथा इस प्रक्रम में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 89 का हो जाएगा कि वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है, तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। यहाँ पे आपको देख लेते हैं कि वर्जियस प्रक्रिया उच्च तापमान और दबाव पर उच्च वाष्पशील बिटुमिन्स कोयले के हाइड्रोजनीकरण द्वारा सिंथेटिक ईंधन के रूप में उपयोग के लिए तरल हाइड्रोकार्बन के उत्पादन की एक विधि है। इसे पहली बार 1913 ईस्वी में फ्रेडरिक वर्जियस द्वारा विकसित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 90 को देखिए कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके, तो इसमें हो जाएगा आपको जिंक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैथ है तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर सी हो जाएगा और इसका आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा आपको टेलीग्राम पर, तो आप लोग टेलीग्राम पर चले जाएंगे, लेकिन आपको पीडीएफ अभी थोड़ा सा रुकना होगा। पीडीएफ के लिए आप लोग को पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे सोल्व किया गया है तो देख लीजिए, यहाँ पे सोल्व किया गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 93 का है, 93 का आंसर आप लोग देख लीजिए, 93 का बी हो जाएगा। यहाँ आंसर बी हो जाएगा आपको 93 का कि तीनों ही आकृति के क्षेत्रफल समान है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 94 को देख लीजिए, 94 का आंसर आपको, यदि धन में प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी, तो यहाँ आपको हो जाएगा 125%, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा सही। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 95 को देख लीजिए, 95 का आंसर आपको यहाँ पे 0 नहीं आएगा। या क्या लिख रहा है कि जब किसी संख्या का 1 गुणा 5 तथा 2 हो तो संख्या का एक अंक 0 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 तथा 2 हो तो घात कुछ भी लेने पर इकाई अंक 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिया गया है, इसका आंसर नहीं बताया गया है। 96 को देख लेते हैं। 96 का आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन किया गया है, इसको वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, इसका आंसर 6% हो जाएगा। इसको भी चक्रवृद्धि ब्याज, और आप लोग देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और परसेंटेज हो गया और रेल से संबंधित प्रश्न जो होता है, ये सब प्रश्न आप लोग एग्जाम में ज़्यादा आप लोग को पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 98 का। 98 को देख लीजिए, यहाँ पे 44% हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है, इसको देख लीजिए आप लोग।
चलिए यहाँ पे देख लीजिए 99 का आप लोग देखिए 99 का आंसर आपको ये हो जाएगा। यहाँ देखिए, चलिए आगे देख लेते हैं। 99 का यहाँ देखिए कि दिया हुआ है सॉल्यूशन भी, आप लोग वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। 100 को देख लीजिए, 100 का आंसर आपको यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तो इस सेट समाप्त हुआ। आपको तीसरा सेट है यह, आपको जीएस एकेडमी, यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यह तीसरा सेट हो गया, आप लोग को कंप्लीट करा दिया गया है। आप लोग को पीडीएफ 1 से 2 दिन में उपलब्ध हो जाएगा टेलीग्राम पे, आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए चैनल को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।